हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। 11th का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग लेक्चर 1 पढ़ेंगे। और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। राइट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? लिविंग वर्ल्ड का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से हमको बायोलॉजी को पहले जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं अगर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है जो बना है दो ग्रीक वर्ड से। जो बना है किससे? दो ग्रीक वर्ड से। उसमें एक आता है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस और लोगोस, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है बायोलॉजी। अगर हम बात करते हैं बायोस की, तो बायोस का मतलब क्या है? बायोस का मतलब होता है लाइफ और लिविंग। अगर हम बात करें लोगोस की, तो लोगोस का मतलब क्या होता है? लोगोस का मतलब होता है स्टडी, राइट। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? जरूर कह सकते हैं, राइट। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर कुछ लिविंग प्रोसेसेस भी होंगे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लिविंग प्रोसेसेस, राइट। तो अगर हमसे पूछा जाए बायोलॉजी की डेफिनेशन, तो हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजी is the study of living organisms and their what? And their living processes right? तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लिविंग प्रोसेसेस, राइट। बायोलॉजी में हम लोग और क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि लाइफ इस धरती पे कैसे आया, फिर लाइफ ने धीरे धीरे कैसे ग्रो किया, राइट। तो वो भी पढ़ते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जरूर कह सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? इट इज the story of what? Story of life on earth, right? It is what? It is the story of life on earth। ये भी हम लोग कह सकते हैं। बायोलॉजी में हम लोग और क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम लोग एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बना। वो भी तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। कैसे ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, वो भी हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। तो एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एक और डेफिनेशन हो जाएगा इट इज, और ये सारे के सारे जो डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी है, राइट। लेकिन फिर भी आप इसको कॉपी में प्लीज नोट कीजिए। इट इज the story of what? Story of evolution of organisms. It is the story of evolution of organisms on earth. It is the story of what? It is the story of evolution of organisms on earth। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि बायोलॉजी एक इंग्लिश वर्ड है जो बना है दो ग्रीक वर्ड से, एक बायोस, दूसरा है लोगोस। यहाँ पे बायोस का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, या लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पहला डेफिनेशन ड्रॉ किया, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लिविंग प्रोसेसेस। ये हो गया। फिर हमने क्या बोला कि अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइफ के बारे में भी कहाँ पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। तो इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये भी डेफिनेशन हो गया। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने सीखा बायोलॉजी में हम लोग और क्या पढ़ते हैं? एवोल्यूशन के बारे में। तो हमने क्या कहा कि इट इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ।
तो भी ये भी डेफिनेशन हो गया। तो अगर हमसे बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछे तो ये तीनों डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, राइट। अब दूसरे लेक्चर पे आते हैं, दूसरे पे। यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर है। प्लीज मेरे साथ साथ आप भी कॉपी में नोट करते रहिए, राइट, क्योंकि ये सारे के सारे जो लाइंस है या सारे जो भी मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूँ वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, राइट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस के बारे में कि बायोलॉजी में टोटल कितने ब्रांचेस है। तो अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस की, अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस की, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको प्लीज कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए। अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस की तो बायोलॉजी के टोटल 3 ब्रांचेस हैं, राइट। एक है बॉटनी, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है बॉटनी। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है जूलॉजी। और थर्ड क्या है? थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो मोटा मोटी ये 3 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, एक है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी, थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी, राइट। अगर हम बात करते हैं बॉटनी की, तो बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। तो इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, राइट। जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स के बारे में या छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रियॉन्स हो गया, वायरॉइड्स हो गया, राइट, ये सारी चीजें। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट? माइक्रोब्स, माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब अगर हम बात करते हैं फादर की, तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? याद करो, पढ़ा था बचपन में। थियोफ्रस्टस सर को। किसे? थियो, THEO PHRASTUS, थियोफ्रस्टस सर को। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? ये तो बहुत आसान है, याद करो, एरिस्टोटल सर को। किसे? एरिस्टोटल, ARISTOTLE, एरिस्टोटल सर को। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है किसे? लीवेनहुक सर को। स्पेलिंग अच्छे से लिखना, लीवेनहुक, HOEK, लीवेनहुक सर को। तो बायोलॉजी के हमने ब्रांचेस अगर बताए तो बायोलॉजी में बॉटनी है, जूलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स के बारे में या छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रस्टस सर को, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल सर को, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है लीवेनहुक सर को, राइट। यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब हम लोग 2 टर्म सीखेंगे, 2 टर्म, राइट। 2 टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। हो सकता है पहले भी आप सुने होंगे, लेकिन इस टर्म को अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे। एक टर्म क्या है? एक टर्म है, एक टर्म क्या है? एक टर्म है एनिमेट मैटर, एनिमेट, और दूसरा क्या है? दूसरा है नॉन एनिमेट, नॉन एनिमेट। तो क्या है? बेसिकली जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज यानी ये अर्ली मैन्स जो थे, राइट, केव मैन या अर्ली मैन जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दुनिया में पाई जाने वाली चीजों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक के अंदर उन्होंने रखा एनिमेट मैटर को, और दूसरे में अंदर के उन्होंने रखा नॉन एनिमेट मैटर को, राइट। अब नॉन एनिमेट, एनिमेट मैटर को ही, एनिमेट मैटर को ही हम बायोटिक मैटर भी कह सकते हैं, बायोटिक, या इसी को हम लिविंग मैटर भी कह सकते हैं, लिविंग मैटर भी कह सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें नॉन एनिमेट मैटर की, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक, अबायोटिक, या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग।
तो समझो अगर एनिमेट मैटर यानी लिविंग मैटर की बात हो रही है तो उसका एग्जाम्पल पे उन्होंने क्या रखा होगा, उसमें उन्होंने रखा होगा ऑब्वियसली एनिमल्स को और प्लांट्स को। उन्होंने क्या रखा, अर्ली मैंस की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने रखा एनिमल्स एंड प्लांट्स को, राइट। और अगर नॉन एनिमेट मैटर की बात हो रही है या नॉन लिविंग चीजों की बात हो रही है तो उसमें उन्होंने क्या रखा, उसमें उन्होंने रखा विंड को, विंड यानी हवा, सी यानी समुद्र नॉन एनिमेट मैटर, एंड उन्होंने रखा क्या, फायर यानी आग, क्या है, नॉन एनिमेट मैटर है। तो बेसिकली इसी को नॉन एनिमेट मैटर और इसी को नॉन एनिमेट मैटर कहा जाता है, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में दो व्यूज होते हैं। बायोलॉजी में बहुत सारे व्यूज होते हैं। व्यूज मतलब देखने का नजरिया, व्यूज मतलब यहाँ पे वो वाला व्यूज नहीं है, यहाँ पे व्यूज का मतलब है देखने का नजरिया। आप किस नजरिए से बायोलॉजी को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली मोटा मोटी दो व्यूज बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। एक है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, एक है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और दूसरा है बायोसेंट्रिक व्यू। क्या है दूसरा, बायोसेंट्रिक व्यू। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को ही सेल्फ सेंट्रिक व्यू भी कहा जाता है, सेल्फ सेंट्रिक। अब क्यों कहा जाता है सेल्फ सेंट्रिक, वो कुछ देर में हम लोग समझेंगे। इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ सेंट्रिक, सेल्फ सेंट्रिक व्यू भी कहा जाता है। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब होता है या सेल्फ सेंट्रिक व्यू का मतलब होता है जहां हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं या अपने बारे में ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में ना तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं या जानना चाहते हैं। मतलब अगर हम ह्यूमंस है तो हम लोग सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही जान रहे हैं या ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हम लोग और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके बारे में हम लोग ना तो जान रहे हैं ना तो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन बोला जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसमें ये कहा जाता है, इसका डेफिनेशन तो नहीं, इसका व्यू ऐसा होता है कि ह्यूमंस आर सुपीरियर and rest of the species are inferior। मतलब ह्यूमंस ही सबसे ज्यादा सुपेरियर है और जितने भी ह्यूमंस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में प्रेजेंट है वो इंफीरियर है। मतलब उनको हमें जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग अकेले ही काफी है और हम अगर अपने बारे में ही जान जाए तो ही हमारे लिए काफी है, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं बायोसेंट्रिक व्यू की, तो बायोसेंट्रिक व्यू में क्या कहा जाता है, बायोसेंट्रिक व्यू में कहा जाता है ऑल स्पीसीज आर इक्वल, ऑल स्पीसीज आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हर एक स्पीसीज को सेम दर्जा दिया गया है। एक ह्यूमंस को जो दर्जा दिया गया है, एक यूनिसेलुलर को भी वही दर्जा दिया गया है, एक टाइगर को भी वही दर्जा दिया गया है। सबको, हर एक स्पीसीज को यहाँ पे इक्वल माना गया है या सेम दर्जा दिया गया है। अब अगर हम लोग ऐसी सोच रखेंगे, सेल्फ सेंट्रिक सोच रखेंगे, राइट, तो ऑब्वियसली उसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। तो अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक की, ऐसे सोच रखने से क्या ड्रॉबैक हो सकता है, राइट। अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक की तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है, क्या है, हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है वो क्या हो जाएगा, वो बायोलॉजिकल जो नॉलेज है वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। हम लोग किसी और ऑर्गेनिजम्स के बारे में ना तो सोच रहे हैं ना तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हमारा बायोलॉजिकल जो नॉलेज है वो सीमित रहेगा ना, कि हम लोग सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही जान पाएंगे और किसी के बारे में नहीं जान पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर हम ऐसी सोच रखते हैं बायोसेंट्रिक, राइट,
तो क्या होगा, उसका एक एडवांटेज होगा। तो अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, तो इसमें एडवांटेज क्या होगा, हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है, हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग हर एक स्पीसीज के बारे में या हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान रहे हैं। हम लोग ह्यूमंस के बारे में जान रहे हैं, हम लोग ऐसे प्लांट्स के बारे में जान रहे हैं जिस प्लांट से कोई मेडिसिन बन सकता है, हम लोग एक बैक्टीरिया के बारे में जान रहे हैं, हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है हमारे कुछ मदद आ जाए, हम लोग ऐसे वायरस के बारे में भी जान रहे हैं जिस वायरस से हमको बचना है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम ऐसी सोच रखते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में जानेंगे, दुनिया में और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में नहीं जानेंगे, तो हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग दो और टर्म को सीखेंगे जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। राइट, ऑलरेडी वो एनसीईआरटी में है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे। राइट, एक क्या है, एक है हॉरिजॉन्टल, ऊपर हेडिंग डालो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल सिमिलरिटीज, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल सिमिलरिटीज। राइट, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कोई एक लड़का है, अब हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली सिंबल यूज करेंगे। राइट, मान लेते हैं कोई एक लड़का है जिसकी शादी होती है एक लड़की के साथ। राइट, हुआ शादी, अब दोनों के दो बच्चे होते हैं। राइट, दोनों के दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। यहाँ पे थोड़ा सा स्माइली बना देते हैं ताकि ये हमें समझ में आ जाए। ये एक्चुअली डायग्राम वो जेनेटिक्स में जो डायग्राम हम पढ़ते हैं, राइट, वो डायग्राम नहीं है ये। राइट, तो हम लोग ऐसा ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर जेनेटिक्स में अगर ऐसा कैलकुलेशन आया तो हम लोग ये सब ड्राइंग्स नहीं कर सकते हैं, मतलब ये जो स्माइली किया हमने। राइट, तो एक लड़का है और लड़की है, उनकी शादी होती है, उसके बाद एक बच्चे होते हैं, एक लड़का और दूसरा है एक लड़की। राइट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोजेनी जनरेशन, सॉरी पेरेंट जनरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन। क्या बोला हमने, पेरेंट जनरेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोजेनी। लेकिन यहाँ पे लिख दो प्रोजेनी जनरेशन। अब जनरेशन क्यों लिखा वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। एक है पेरेंट जनरेशन और दूसरा है प्रोजेनी जनरेशन। अब एक बात को ठंडे दिमाग से सोचो कि ये लड़का और ये लड़की कहाँ से आए, ये मम्मी पापा से आए, सेम मम्मी पापा के हैं, तो ऑब्वियसली इस लड़के के अंदर जो मम्मी पापा के जीन्स होंगे इस लड़की के अंदर भी तो वही जीन्स होंगे। राइट, ये भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर दोनों के अंदर सेम जीन मौजूद है तो क्या होगा, क्या दोनों कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स शो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली शो करेंगे। हो सकता है कि लड़के के जो आंखें वो अपनी बहन से मिलती हो, या लड़की के जो दांत हो अपने भाई से मिलता हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज देखी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। और ये दोनों ही कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हैं, प्रोजेनी जनरेशन से, तो दोनों ही सेम जनरेशन के हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज की डेफिनेशन, तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते सिमिलरिटीज बिटवीन टू सेम generation
बिटवीन टू सेम जनरेशन, सिमिलरिटीज बिटवीन टू सेम जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे लड़का, ये भाई बहन दोनों सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं, दैट इज प्रोजेनी जनरेशन। अब याद करो, अगर ये लड़का और लड़की अगर अपने मम्मी पापा से आए हैं तो ये अपने मम्मी पापा के साथ भी तो कुछ कैरेक्टर सिमिलरिटी शो करेंगे, राइट। तो हो सकता है ये लड़के की जो आंखें हो वो अपनी मम्मी जैसी हो, या ये लड़की के जो बाल हो वो अपने पापा जैसे हो। तो जब ये बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ जो सिमिलरिटी शो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल सिमिलरिटीज। क्या बोलेंगे हम लोग उसके? वर्टिकल सिमिलरिटीज, राइट। अब एक चीज देखो, ये बच्चे कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हैं? प्रोजेनी जनरेशन से। और ये जिसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं वो किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? पेरेंट जनरेशन से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों जनरेशन अलग हो गई। तो अगर हमसे पूछा जाए वर्टिकल सिमिलरिटीज की डेफिनेशन, तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते सिमिलरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट generation, right? Similarities between two different generation। तो क्या हुआ, अगर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज है तो सिमिलरिटीज बिटवीन टू सेम जनरेशन, क्योंकि ये भाई बहन सेम जनरेशन से, प्रोजेनी जनरेशन। और अगर ये जो अपने मम्मी पापा के साथ जो सिमिलरिटी शो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल सिमिलरिटीज, दैट इज टू डिफरेंट जनरेशन, क्योंकि ये प्रोजेनी जनरेशन से है और मम्मी पापा जो है वो पेरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटीज में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एनसीईआरटी को निकालेंगे और एनसीईआरटी से आज हमने जो भी पढ़ा है उसको मार्क करेंगे, क्योंकि एग्जाम से एक हफ्ता, एक महीना या 2 महीना पहले आपको इतना सब कुछ कॉपी से पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। तब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आपके काम में आने वाली है एक क्विक रिवीजन के लिए, राइट। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग लेक्चर बोर्ड में पढ़ेंगे उसको हम उसी दिन एनसीईआरटी से मार्क कर लेंगे। तो अभी एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी से हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। चलो बाय। तो चलो, आई होप आप सभी ने एनसीईआरटी को निकाल लिया होगा, आपने अपने अपने एनसीईआरटी को। आपके पास नया वाला एनसीईआरटी है चाहे पुराने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप कोई भी एनसीईआरटी से मार्क कर सकते हैं, सो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो हमने पढ़ा है उसी को सिर्फ यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, जो हमने पढ़ा। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लिविंग प्रोसेसेस। Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms। इसी को देखिए, inanimate and animate objects, right। अर्ली मैन ने क्या डिवाइड किया था, इनएनिमेट मैटर एंड एनिमेट मैटर, इसको भी हमने पढ़ा। इनएनिमेट मैटर ने उन्होंने क्या रखा, विंड, सी एंड फायर, ये भी हमने पढ़ा। एंड एनिमेट मैटर में उन्होंने क्या रखा, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, राइट। तो इसको सब अंडरलाइन करते रहिए। उसके बाद हमने क्या देखा, 2 व्यू के बारे में हमने जाना। एक क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज, ये भी हमने पढ़ा। क्या एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है, बायोसेंट्रिक व्यू है। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है लिमिटेड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। एट द सेम टाइम अगर हम बायोसेंट्रिक व्यू रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है वो इंक्रीज करेगा, राइट, ये भी हमने पढ़ा। सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इसको भी हमने एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज किसे कहते हैं, वर्टिकल सिमिलरिटीज किसे कहते हैं। ये लाइन वाला जो है, ये लाइन हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये वाला लाइन हम लोग बाद में जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए, ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज के दिन इस धरती पे प्रेजेंट है या आज से पहले इस धरती पे प्रेजेंट थे, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज शो करती है, राइट, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज शो करती है भाया अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे
लेकिन अभी के लिए आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि इसको साइड में लिख दीजिए वाया कॉमन जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे साइड में लिख दीजिए वाया कॉमन जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज न्यूक्लिक एसिड। या तो यहाँ तक था सब कुछ, जो भी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा वो यही तक था। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, और हम लोग चैप्टर भी बोर्ड में पहले काम करेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को भी मार्क करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम करते रहेंगे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, राइट। अगर आप नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पूरा कवर करेंगे। हम लोग को 1 साल टाइम लगेगा 11th को कवर करने में, और 1 साल टाइम लगेगा 12th को कवर करने में, राइट। हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, हम लोग बोर्ड वर्क करेंगे, हम लोग हो सकता है प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़े तो प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलो आज यहाँ तक रखते हैं, कल फिर से बोर्ड वर्क में मिलते हैं, उसके बाद फिर से एनसीईआरटी से मार्क करेंगे। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।